हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन है, देखो, विच इज़ द होम ऑफ अल्फांसो मैंगो। तो रत्नागिरी या फिर बनारस या फिर मालदा या फिर विजयवाड़ा। तो राइट आंसर इज रत्नागिरी। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में रत्नागिरी। तो रत्नागिरी अल्फांसो मैंगो के लिए फेमस है। फलों का राजा कौन है? मैंगो, आम। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में देखते हैं। अल्फांसो इज ए मैंगो cultivar that is considered as one of the best term of sweetness, richness and flavor. It has considerable shelf like a week after it is ripe, making it exportable. It is also one of the most expensive kind of mango. ठीक है, तो ये आप इसके बारे में ये पूरा दिया हुआ है कि अल्फांसो मैंगो किस टाइप का मैंगो होता है और मेनली ये कहाँ पे होता है? वेस्टर्न इंडिया में होता है, खास तौर पर रत्नागिरी। रत्नागिरी के मैंगो वैसे भी बहुत फेमस और कॉस्टली होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा बताया हुआ है, आप इस एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। इसके बारे अल्फांसो मैंगो के बारे में ही ये ज़्यादातर बताया हुआ है इस पर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वेयर इज इंडियाज मोस्ट प्राइज्ड टी ग्राउंड? जोरहाट, दार्जिलिंग, नीलगिरी या फिर मन्नार। तो मोस्ट प्राइज्ड टी पूछा हुआ है यहाँ पे, तो ये है दार्जिलिंग की। वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग की जो टी है वो सबसे बेस्ट टी मानी जाती है इंडिया में। और सबसे ज़्यादा टी जो प्रोड्यूस की जाती है वो की जाती है आसाम स्टेट में। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, दार्जिलिंग टी इज़ ए टी फ्रॉम द दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, इट इज़ अवेलेबल एज ब्लैक, वाइट और ओलोंग। व्हेन प्रॉपरली ब्रूड इट yield a thin bodies light colored infusion with a floral aroma. Unlike most Indian teas, Darjeeling is normally made from a small leaved Chinese variety. After the enactment geographical indication of goods, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी एक्ट भी आपने याद रखना है। कब आया था? 1999 में। इन 2003 दार्जिलिंग टी बिकम द फर्स्ट इंडियन प्रोड्यूस टू रिसीव जीआई टैग। तो एक ये चीज़ आपने याद रखनी है कि दार्जिलिंग टी को सबसे पहले जो है जीआई टैग मिला था। जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो होता है। ठीक है, तो वो मिला हुआ था सबसे पहले। किसको मिला था? दार्जिलिंग टी को। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला था? तो वो मिला था दार्जिलिंग टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कल्टीवेशन ऑफ वीट रिक्वायर्स। तो देखो, इसके लिए क्या ज़रूरी होता है? मॉडरेट टेम्परेचर एंड हैवी रेन। देखो, आपको पता है वीट जो है एक रावी की फसल है, जैसे हमने डिस्कस किया। कब इसको उगाया जाता है, कब इसको बोया जाता है? वो बोया जाता है जब रेनी सीजन का एंड हो जाता है, मतलब सितंबर नवंबर के आसपास इसको बोया जाता है। तो उस टाइम टेम्परेचर कैसा होता है? ना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, ना ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर होता है। और बारिश उस टाइम नहीं होती है, ये आपको पता है, क्योंकि मॉनसून जो है उस टाइम जा रहा होता है, या फिर वापस चला गया होता है, या फिर बहुत धीमा पड़ गया होता है। तो अब देखो, मॉडरेट टेम्परेचर एंड हैवी रेन। तो हैवी रेन तो आपको पता है नहीं चाहिए। ह्यूमिड टेम्परेचर एंड हैवी रेन, हैवी रेन तो भी हमें चाहिए ही नहीं। ह्यूमिड टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेन, तो ह्यूमिड टेम्परेचर वहाँ उस टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो आर्द्रता भरी ह्यूमिड टेम्परेचर होगा तो बारिश भी सीधी सी बात है कि होगी ही होगी। उस पे चाहिए होता है मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट रेन। तो 4 इसका राइट आंसर है। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक है, कितना? 20 से 23 डिग्री के आसपास उसको टेम्परेचर चाहिए होता है। और लाइट रेन उसके लिए चाहिए होती है, और जनवरी में इसकी ग्रोथ होती है। तो हाई टेम्परेचर एंड नो रेन
लीड टू improper growth of the crop, early ripening and damage for formation of grain। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि इसके लिए सबसे ज़्यादा कौन सा टेम्परेचर, और बस आप इतना याद रखोगे कि खरीफ और राबी की फसलें कौन सी होती हैं, कौन से सीज़न में इनको बोया जाता है, तो बस आप इस टाइप के क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो फिर से देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, खरीफ क्रॉप आर शोन, तो इसका अर्थ देखो ए बिगिनिंग ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, तो बिल्कुल सही है। जैसे मैंने बताया था आपको कि इंडिया में जो बारिश होती है वो होती है साउथ वेस्ट मानसून से। ठीक है, और जो खरीफ फसलें जो हम बोई जाती हैं वो कब बोई जाती है, जो रेनी सीजन में बोई जाती हैं। जब स्टार्टिंग ऑफ रेनी सीजन मतलब बरसात का जो स्टार्टिंग होती है, मतलब साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो उस टाइम जो फसलें बोई जाती हैं उनको खरीफ फसलें बोला जाता है। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप्स रेफर टू दी प्लांटिंग, कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ द डोमेस्टेटिव प्लांट शोन इन द रेनी मानसून इन एशियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये खरीफ फसलों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसको समर मानसून भी बोला जाता है इंडिया और पाकिस्तान में। और आपने ये भी याद रखना है कि यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून से ही बारिश होती है, जो कब आता है, जुलाई के मंथ में। ओके, 15 जुलाई तक ये पूरे भारत में फैल जाता है। तो बस आपने इतनी सी चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्रॉप्स ग्रोन आफ्टर द समर मानसून आर कॉल्ड, समर मानसून क्या बोला जाता है उसको, मानसून के सीजन में। आगे देखो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर समर मानसून। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो समर मानसून के स्टार्टिंग में जो हम बोए जाते हैं वो होती है खरीफ की, लेकिन आफ्टर जो समर मानसून के बाद हम बोते हैं उनको बोलते हैं रबी की जो फसलें होती है। ठीक है, तो आपने रबी और खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं, तो ये आप जनरली आप बता सकते हो, क्योंकि आपने देखा होगा आपके अपने आसपास की इस टाइम के मौसम में कौन सी फसलें आपके आसपास उगाई गई हैं। ठीक है, तो राबी और खरीफ का बस आपको पता होना चाहिए कि कौन से मंथ में इनको बोया जाता है, तो बस आप बड़े आसानी से फिर इनका आंसर लगा सकते हो। ठीक है, तो राबी क्रॉप्स रेफर्स टू एग्रीकल्चर क्रॉप्स सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर। ठीक है, तो विंटर में इनको बोया जाता है और काटा कब जाता है, वो गर्मियों में इनको काटा जाता है। तो बस आपने एक चीज़ इनको याद रखनी है कि बोने का टाइम उनका क्या है। The term is derived from the Arabic word from spring, which is used in the Indian subcontinent. Rabi season bring the autumn. The चीफ रबी क्रॉप्स कौन सी है, वीट है, ब्रेली है, ग्राम है, पल्सिस है, या लैंसिड है और मस्टर्ड है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि रबी की फसलें कौन सी होती हैं और खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो देखो वीट इज ग्रोन इन पंजाब, बिल्कुल सही है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। टी इज प्रोड्यूस्ड इन असम, बिल्कुल सही है कि असम में तो वैसे भी सबसे ज़्यादा टी होती है। कॉफ़ी इज ग्रोन इन कर्नाटका, बिल्कुल सही है, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है। सैफरन इज प्रोड्यूस्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो देखो वैसे सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है सैफरन का, मतलब केसर का, वो सबसे ज़्यादा होता है जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन अब जो है सैफरन जो है हिमाचल प्रदेश में भी उसका प्रोडक्शन होता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ओके, तो इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। तो देखो सैफरन द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन द वर्ल्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ड्राई स्टेगमा of the plant Crocus stephaeus. Saffron is a native of southern Europe and cultivated in the Mediterranean countries. कहाँ पे होता है ये, स्पेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ग्रीक, ठीक है, इंग्लैंड, तुर्की, ईरान, यहाँ पे। और इंडिया में कहाँ पे होता है, मैक्सिमम ही होता है ये जम्मू एंड कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में होता है कुछ मात्रा में।
ठीक है। और कॉफ़ी का तो आपको पता ही है, कॉफ़ी का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो कर्नाटका में ही सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद केरला में। और असम इज़ नोन फॉर इट्स टी कल्टीवेशन, के लिए असम जाना जाता है, ये आपको पता ही है। ठीक है। और दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले जीआई टैग मिला हुआ था, ये भी आपने चीज़ याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन स्पाइस प्रोड्यूसर? तो स्पाइस प्रोड्यूसर कहाँ पे होता है? ये होता है केरला वाली साइड में, सबसे ज़्यादा स्पाइस होते हैं। ठीक है, तो डक्कन ट्रैप इसका होगा नहीं, मालाबार कोस्ट इसका राइट आंसर है। मालाबार कोस्ट आपको पता है कि वेस्टर्न घाट जो साइड है, केरला वाली जो साइड है, उस कोस्ट को बोला जाता है मालाबार कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट कौन सी है? जो तमिलनाडु उड़ीसा वाला जो एरिया है वो कोरोमंडल कोस्ट है। ओके, तो ये हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं क्वेश्चन कि मालाबार कोस्ट कौन सी है, कोरोमंडल कोस्ट कौन सी है, कोंकण तट कौन सा है, इस टाइप के हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो देखो, मालाबार कोस्ट इज ए लॉन्ग एंड नैरो कोस्ट लाइन ऑफ द साउथ वेस्टर्न शोर लाइन of the mainland Indian subcontinent. The ports of the Malabar coast have participated in Indian Ocean trade in spices, silk, and other goods for over 2 millennia. It is famous for pepper cloves, cardamom, कोकम या फिर सिनकोना। ठीक है, तो इसलिए ये फेमस है। और केरल के जो जंगल हैं, जो वेस्टर्न घाट वाली जो साइड के जो जंगल है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो है मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो फादर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया किसको बोला जाता है? वो है बर्गिज कुरियन। तो ये भी आपने याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और दूसरा चीज़, मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया अमूल। अमूल ब्रांड का दूध आप पीते हैं, आज भी वो चला हुआ है। गुजरात का एक गांव था अमूल, उसको बोला तो उसको बोला जाता है कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो, ऑपरेशन फ्लड इन इंडिया ए प्रोजेक्ट ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो वर्ल्ड बिगेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था ये, और किसके द्वारा शुरू किया गया था? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। ठीक है, और इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का। और इसके बाद दी आनंद पैटर्न एक्सपीरियंस अमूल। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following has not been a component of the agricultural strategy that brought about the green revolution? ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता है, जैसे हमने डिस्कस किया अभी। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कौन सा हैज़ नॉट बीन कंपोनेंट लिखा है, तो कौन सा सही नहीं है? तो देखो, ग्रेटर इंटेंसिविटी ऑफ क्रॉपिंग, ये तो सही है। ग्रांटेड मैक्सिमम प्राइजेस, ये इसका गलत है। न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, ये भी हमने उस पर न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। पैकेज ऑफ इनपुट्स, ये भी सही है। ठीक है, तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स एंड द इंक्रीज यूज ऑफ द फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन आर नोन कलेक्टिवली एज अ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, ये देखा आपने। ठीक है, तो उस टाइम हमने अपना जो प्रोडक्शन था वो एकदम हमने बूस्ट किया था उसको। ठीक है, नई नई टेक्निक का, नए नए बीजों का हमने प्रयोग करके, और गेहूं और चावल के क्षेत्र में हमने बहुत ज़्यादा उन्नति करी थी। और इसको इंट्रोड्यूस किया था 1963 में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने। ठीक है, तो ये अपने याद रखना है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और इंडिया में कौन है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? वो है बर्गिज कुरियन, सॉरी MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोकल्चर इज ए टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, या फिर स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर, या फिर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग।
तो इसका राइट आंसर है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग को बोला जाता है मोनोकल्चर। ठीक है, तो देखो मोनोकल्चर इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ प्रोड्यूसिंग और ग्रोइंग ए सिंगल क्रॉप और प्लांट स्पीसीज ओवर ए वाइड एरिया, ठीक है, एंड फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ consecutive years. It is widely used in modern industrial agriculture and its implementation has allowed for large harvests from minimum labor। ठीक है, तो इसको बोला जाता है मोनोकल्चर। हाउएवर इट्स रेशियो रिमेन्स ट्रू ओनली अकाउंटिंग द लेबर रिक्वायर्ड लिमिटेड टू द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड ऑन द फार्म। ठीक है, तो आपने याद रखना है इतना सा कि कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग को मोनोकल्चर भी बोला जाता है और इस पे क्या क्या होता है। ठीक है, तो इस पे मिनिमम लेबर होती है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस पे टेक्नोलॉजी पे काम किया जाता है और ये कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है मोनोकल्चर। ओके, तो यहाँ से आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।